गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर फाइन। बच्चों, आज ऑनलाइन क्लासेस में जैसा कि कल हमने केमिस्ट्री 11th के केमिस्ट्री का जो टॉपिक था हमारा कल का, वो था क्वांटम थियरी। हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों 11th की केमिस्ट्री में। आज जो नया टॉपिक है हमारा, उसके आगे से डिस्कस करेंगे। 11th केमिस्ट्री क्वांटम मैकेनिक्स चल रहा था, हुंड का नियम पढ़ेंगे, अभी हुंड्स लॉ पढ़ेंगे बाय आर के मिश्रा। ठीक है, तो कल हमने आपसे बात किया था कि क्वांटम नंबर्स पर कि कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो जस्ट वी हैव टू गो मोर फर्दर, उसके आगे चलना है ना। कैसे कल का लेक्चर आप देखते रहेंगे, उसी से आगे चलेंगे हम लोग। देखना बच्चों, जैसा हमने कल आपको बताया था कि क्वांटम नंबर्स, जैसे हमारे यल की जो वैल्यू हैं, यस के लिए 0 है ना, यस के लिए 0, पी के लिए 1 फॉर पी है ना, और डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 होती हैं। ये हमने देखा था। आज हम इस पे आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपसे कोई कहे कि आपको क्लोरीन एटम के 15th एलिमेंट के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ध्यान समझिएगा बात को। फाइंड आउट ऑल द वैल्यू ऑफ ऑल द क्वांटम नंबर्स फॉर 15th इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन एटम। तो क्या करेंगे आप? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। यहाँ से कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कौन सा सेट सही है, कौन सा सेट गलत है ना। ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, और इधर आगे भी हायर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज रॉन्ग और राइट। तो देखो, सपोज कर लो आपको दे रहा है कि क्लोरीन एटम के ठीक है 15th इलेक्ट्रॉन के लिए, 15वें इलेक्ट्रॉन के लिए आपको क्वांटम नंबर्स की, चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे आप? यू हैव टू कॉन्फ़िगरेट दिस एलिमेंट। आपको इस एलिमेंट को कॉन्फ़िगरेट करना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन कर लें आप। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है ना। ये 2 2 4 6 10 2 12 और ये 5 हो जाएगा यहाँ पे 17। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि आपका 15वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा? 2 4 10, यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 12 हो गया। तो 15वां कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ पे मिलेगा। कोई दिक्कत? पहला स्टेप आइडेंटिफाइड करने के लिए कि हमें 15वें इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए, तो 15वां इलेक्ट्रॉन हमारा यहीं पर इसी वाले उसमें आएगा, सिस्टम में आएगा। ठीक है, अब इसको बाहर निकाल लें। 3p और 5 पे है ये। ठीक है, तो n की जो वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू होगी, मेन क्वांटम नंबर है ये। तो n इक्वल हो गया आपका 3। यल इक्वल p के लिए यल की वैल्यू दिया है 1, दैट इज़ 1। m की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, इसको जानने के लिए सबसे पहला काम आप ये करना कि p ऑर्बिटल में, ठीक है ना, p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर लेना अकॉर्डिंग टू हुंड लॉ। ऐसे कर लिया आपने, px py pz। वैसे जान लो आप, pz की एनर्जी जो है वो py से थोड़ा सा लेस होती है, pz बीच में आता है। आप आगे सीखोगे, लेकिन अभी नॉर्मली आप ऐसे ही लिखा करो इसको। तो हुंड के नियम से इलेक्ट्रॉन भरोगे, तो हुंड का नियम ये कह रहा है कि जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे, तब तक इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 3, अभी यहाँ पे चौथा, ये 5वां। ठीक है, तो ध्यान रखना, यल की वैल्यू 1 है, तो यम की 3 वैल्यू आएंगी, -l 1 0 +1। चूँकि हमने कल ही आपको बताया था कि -l से +l तक 0 सहित होगा यम की वैल्यू। अब 15वां इलेक्ट्रॉन गिनना है। तो देखो 12 तक यहाँ से हो गया था, 13 14 15 16 17, इस तरह से हो गए इलेक्ट्रॉन। ध्यान से रखना, आपको 15वां गिनना है ना, तो यहाँ तक 12 हो गया है। तो इसका मतलब कि इसी में 13 से लेकर 17 तक इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं इसमें, तो 12 तक हो चुका था। तो 13 14 15 ये इलेक्ट्रॉन है आपका 15वां, ये 16th या 17th हो जाएगा। तो 15वां इलेक्ट्रॉन ये वाला है, pz में जा रहा है ये। इसके ऊपर कौन सी वैल्यू लिखी है? +1, तो +1 हो जाएगा।
और यस की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, चूँकि इलेक्ट्रॉन का मुंह ऊपर की ओर है, इसका स्पिन जो है वो अपवर्ड है, तो इसके लिए लिखेंगे आप +½ ये हो गई आपकी ऑल द क्वांटम नंबर्स। ये कैलकुलेशन आ गया आपका। कोई समस्या हो तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये होगा। तो बच्चों हमने कल और आज के वीडियो में आपको क्वांटम नंबर क्या होते हैं और उनसे हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं ये बातें हमने डिस्कस कर ली। अब आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा हुंड्स लॉ, जो कि आगे भी लिखा हुआ है आपका हुंड्स लॉ। हुंड्स लॉ पढ़ेंगे, पाउलीज एक्सक्लूजन लॉ पढ़ेंगे, हाइजेनबर्ग का वीडियो मैंने पीछे दे ही दिया था, ठीक है। इसके बाद बचेगा टॉपिक आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब जो बचेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हुंड्स लॉ बहुत ईजी है बेटा, इसमें कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू हुंड लॉ जब तक इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल में फिलअप करने का तरीका है, हुंड का नियम, हुंड का जो नियम है आपका, हुंड्स जो नियम जो हुंड का जो लॉ है वो ये बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप किए जाएंगे, ठीक है। इनका ये कहना है कि इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तब तक नहीं होगी, मतलब इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा आप तब तक नहीं बना सकते हैं जब तक कि हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। अनटिल एवरी इलेक्ट्रॉन गेट्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यू कैन नॉट पेयर्स द इलेक्ट्रॉन, आप तब तक इलेक्ट्रॉनों का पेयर नहीं बना सकते हैं। देखो जैसे आपसे कोई कह दे, इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से, आप इसको नोट करते चलिएगा बच्चों, ठीक है। देखो आपसे किसी ने कह दिया कि सर हमको हुंड का नियम थोड़ा सा एग्जाम्पल दे के समझा दीजिए, तो आप ये ऐसे बता सकते हो हुंड के नियम को। देखना यार, तो देखो आपसे किसी ने कह दिया कि 3D7 इस सिस्टम को हुंड के नियम पर अप्लाई कीजिए। मान लीजिए आ गया अप्लाई दिस सिस्टम ओवर हुंड्स लॉ, हुंड के नियम के अकॉर्डिंग इसको फिलअप करना है। तो आप देख रहे हो कि ये 3 का मतलब क्या हुआ, मेन एनर्जी लेवल हो गया या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गई। यस सर। डी क्या है हमारा, सबसेल या ऑर्बिटल हो जाएगा। तो डी जो सबसेल है उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, लगभग सेम एनर्जी के होते हैं, उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। हमने पीछे आपको ये बातें बताई हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 4 हो गए। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ठीक है। ये 5 हो गए। अब हुंड ये कह रहा है, जैसे कई सारे बच्चे हैं तो इसको ये 7 इलेक्ट्रॉन है ना, इसको ऐसे भर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे भर देंगे। ये गलत तरीका है बेटा, ऐसा नहीं कर सकते हैं, दिस इज़ रॉन्ग मैनर, ये गलत तरीका है, इसको ऐसा नहीं भर सकते हम। हुंड के नियम से कैसे भरेंगे कि पहले हर एक ऑर्बिटल में आप एक एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, जब हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए और इलेक्ट्रॉन बच रहे हों तब आप इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कीजिए, ठीक है। तो देखो हर एक ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए। चलो देखो ऐसे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 ये भर गए आपके। ये सही तरीका हो गया। ये हुंड के नियम से आपने एग्जैक्टली ऐसे भर दिया जैसे हुंड कह रहे हैं। तो हुंड के नियम से अकॉर्डिंग टू हुंड्स लॉ है ना, अकॉर्डिंग टू हुंड्स लॉ द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिटल टेक्स प्लेस आफ्टर द फिलिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एवरी ऑर्बिटल। जब तक हर एक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन न हो जाए तब तक इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। ये तो हो गया आपका हुंड्स लॉ, ये हुंड का नियम हो गया। थोड़ा सा बात कर लें जल्दी जल्दी में, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने चूंकि पिछले बता दिया था, लेकिन कुछ कमेंट बच्चे कर रहे हैं सर हुंड्स का नियम, हाइजेनबर्ग का नियम सर हमको फिर से बता दीजिए। तो देखो हाइजेनबर्ग आप पीछे पढ़ लेना, हमने बना दिया है लेक्चर में, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी में आपको समझा दे रहा हूँ। देखो हाइजेनबर्ग क्या होता है, हाइजेनबर्ग ने ये कहा था कि कोई भी मूविंग स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ऐसा कोई पार्टिकल हो जो मूव कर रहा हो लगातार और चार्ज्ड भी हो, बहुत छोटा हो, माइक्रोस्कोपिक हो, ठीक है, उसकी एक साथ वेलोसिटी एज वेल एज मोमेंटम, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन और मोमेंटम या वेलोसिटी दोनों का एक साथ एग्जैक्टली डिटर्मिनेशन इम्पॉसिबल है। कहने का मतलब है, देख लो जल्दी में समझ लो इसको। जैसे मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है,
ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बहुत माइक्रोस्कोपिक है, तो हाइजेनबर्ग ये कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन किस टाइम पर ये कहाँ पे है। जैसे मान लो 10:04 पे ये पॉइंट ए पर था, 10:05 पे पॉइंट बी पे आ गया, 10:08 पे पॉइंट सी पे आ गया, 10:10 पे पॉइंट डी पर आ गया। तो एग्जैक्ट लोकेशन और वेलोसिटी दोनों का एक साथ एग्जैक्टली डिटर्मिनेशन इम्पॉसिबल है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट पोजिशन एज वेल एज एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बिकम्स इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल है, उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते एक साथ। ऐसा क्यों हो रहा है? तो हाइजेनबर्ग ने ये बताया कि ड्यू टू वेरी स्मॉल पार्टिकल, इस पार्टिकल के बहुत स्मॉल होने के कारण ऐसा हो रहा है। ध्यान रखना, अगर एक ट्रेन लगातार सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो तो आप बता सकते हैं सर ये किस टाइम पे कौन से पॉइंट पे थी और उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। बट चूंकि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है इसलिए एक साथ इनकी लोकेशन और एक साथ इनकी वेलोसिटी दोनों को एग्जैक्टली सिमल्टेनियसली एक साथ साथ एग्जैक्टली डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से तो पहला चैप्टर आपका जो वीडियो था वो कंप्लीट हो गया। अगर कुछ कमेंट में होंगे तो मैं उसको देखूँगा। तब तक के लिए थैंक्स।